नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्रॉनिकल पत्रिका का ये यूट्यूब चैनल है क्रॉनिकल इंडिया के नाम से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत और करंट अफेयर की वो क्लास जो आपके मेंस में आपको आंसर लिखने में काम आएगी, राइट। मेंस ऐसे, राइट, मेंस ऐसे का आपको आंसर लिखने को काम आएगी और साथ ही साथ ऐसे टॉपिक पता चलेंगे जो आपको टॉपिक्स फॉर प्रीलिम, राइट। वो प्रीलिम्स के लिए भी आपके पास बहुत सारा मटेरियल जमा हो जाएगा। ये सारी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। और आज के टॉपिक्स तो मैं बहुत अच्छे से लेकर आया हूँ। दो टॉपिक्स, एक इंटरनेशनल लेवल के टॉपिक्स है, दोनों के दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट ये इशू रहेंगे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 इसकी रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जिसे कहा जाता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI, राइट। एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी आता है, उसके साथ इसको मिक्स मत करिएगा, राइट। एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी आता है, ग्राहक धारणा सूचकांक, वो डिफरेंट है। इसका भी शॉर्ट फॉर्म CPI बनता है, बट दिस इज द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और ये जो है ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये गैर सरकारी संगठन है, ये करती है। भारत 180 देशों में 96 स्थान भारत का है, राइट। मतलब ये नहीं कि भारत से भ्रष्टाचार मिट चुका है, हाँ, बट रैंक जो है हमारी सुधरी है। पिछले साल 2023 में 93 स्थान पर हम थे। और डेनमार्क जो है लगातार 7वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ भ्रष्टाचार जो है, करप्शन जो है ना के बराबर है, राइट, ना के बराबर। इस देश में जो है डेनमार्क में ये सबसे कम भ्रष्ट देश है, दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश इसको माना गया है। और ये बहुत जरूरी चीज है, राइट। ये 0 से 100 के पैमाना है, ये 0 से 100 का पैमाना। और इसको पूरा का पूरा पैरामीटर्स को यूज करके जो है पब्लिक सेक्टर में जो भ्रष्टाचार है उसके आधार पर 180 देशों को रैंक दिया जाता है, रैंकिंग की जाती है और ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचारों पर ध्यान रखता है। निजी क्षेत्र और बाकी जगह का इसका कोई लेना देना है नहीं। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में जितने भी भ्रष्टाचार है उन भ्रष्टाचारों के कथित स्तर के आधार पर 180 देशों को ये रैंकिंग करता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संदर्भ में अगर देखेंगे तो बर्लिन, ये जर्मनी स्थित है गैर सरकारी संगठन इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके द्वारा 1995 से ये प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। एवरी ईयर बर्लिन जो जर्मनी का शहर है वहाँ ये भ्रष्टाचार ये बहुत वैश्विक मुद्दा है, इट्स इंटरनेशनल इशू, इसके रूप में इसको उजागर करता है। और ये देखा भी गया है कॉन्सिक्वेंसली द मेनी कंट्रीज हैज इम्प्रूवमेंट इन दैट सेक्टर, राइट। सो इन करप्शन, इन कंटेक्स्ट ऑफ करप्शन इन अ very high level government sectors, like whenever the government is involved, right. So there is a public areas like that, roads, water, health, sanitation and many others. Those international institutions are involved, their money is involved in that social welfare works, right. So वहाँ जो है जो भ्रष्टाचार सामने निकल कर आ रहा है उसको ये ध्यान रखता है। और कई ऐसे देश है, अफ्रीकन देश है या अन्य देश है, वहाँ पर भ्रष्टाचार में काफ़ी सुधार दिखा है। और यही चीज़ किसी देश में अगर भ्रष्टाचार का जो वास्तविक स्तर को ये नहीं दर्शाता है, किसी देश है, मान लो जैसे भारत देश है, इसमें जो रियल वास्तविक स्तर का भ्रष्टाचार ये नहीं दर्शाएगा, बल्कि सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर के भ्रष्टाचार ये उजागर करता है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया है। जहां इंटरनेशनल लेवल का इंटरनेशनल पैसा इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और फंडिंग फॉर वेलफेयर, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार
सरकार में कितना भ्रष्टाचार है उसके बारे में और विशेषज्ञ और व्यापारिक लोगों की धारणा को ये ध्यान में रखता है। सरकारी स्तर पर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकारी स्तरों पर उन सभी चीजों को ये ध्यान में रखता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के आधार पर 180 देशों को रैंक करता है। यह भ्रष्टाचार को एक वैश्विक मुद्दे के रूप में उजागर करता है और साथ ही साथ रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो जलवायु परिवर्तन को लेकर जो कार्रवाई है एक प्रमुख बाधा के रूप में इसको देखा गया है। उत्सर्जन को कम करने और वैश्विक ताप प्रभाव को अनुकूलन होने के प्रयासों में भी ये बाधा डालता है। राइट, क्या भ्रष्टाचार जो है वो जो ग्लोबली समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, उनको भी उनके प्रयासों में बाधा डालने का काम करता है। रिपोर्ट कैसे बनती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट कैसे बनाती है? तो ये डेटा का स्रोत है, जितना भी डेटा का स्रोत रहेगा, सोर्स रहेगा, उनको मानकीकृत करना, राइट। 2012 से तुलना में ये सुनिश्चित करने के लिए आधार वर्ष में प्रत्येक वर्ष का जो स्रोत है उसके मानक विचलन से उसका औसत घटाई जाती है और विभाजित करके स्कोर को मानकीकृत किया जाता है। फिर स्कोर को CPI 0 से 100 की सीमा तक बढ़ाया जाता है। जो एवरेज अंक है, राइट, जो एवरेज अंक है उसको काउंट किया जाता है, सॉरी, उसको काउंट किया जाता है और फिर किसी देश का जो CPI होता है, राइट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो होता है, वो कम से कम 3 स्रोतों का औसत होता है। जो 3 पैरामीटर्स लगाए जाते हैं, 3 सोर्सेस होते हैं, 3 सोर्सेस, उसका एवरेज निकाला जाता है और पूर्ण संख्या में पूर्णांकित इसको किया जाता है, राइट। रिपोर्ट की अनिश्चितता है, CPI स्कोर में डेटा स्रोत देखा जाएगा और उसको भिन्नता को दर्शाने के लिए जो मानक त्रुटि और विश्वास अंतराल, इन दोनों को भी शामिल किया जाता है, राइट। तो ये 3 चीजें हैं और उसका तीनों पे एवरेज अंक मिलेंगे और एवरेज अंक के हिसाब से जो है 0 से 100 तक एवरेज अंक दिया जाएगा। इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव है भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार एक वैश्विक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन कुछ देशों ने सकारात्मक बदलाव को भी ध्यान में रखा है। 2012 से, अगर 2012 की बात करें तो अब तक 32 देशों में भ्रष्टाचार कम हुआ है। ये कितनी बड़ी अच्छी बात है। 2012 से 2025 मतलब 24 तक अगर पिछले 12 वर्षों का लेखा जोखा देखा जाए तो दुनिया भर के 32 ऐसे देश हैं जहां भ्रष्टाचार कम हुआ है और भारत भी उसमें से एक है। और 148 ऐसे देशों में भी एक बदतर स्थिति या स्थिर स्थिति हुई है, ये भी एक अपनी जगह है। वैश्विक जो ग्लोबल एवरेज स्कोर क्या होता है, ये 43 है, राइट, जिसमें 2/3 से ज्यादा देशों का स्कोर 50 से भी नीचे है, यानी वहां भ्रष्टाचार ज्यादा है, बदतर है, राइट। भ्रष्टाचार क्या होता है? जीवन को, जो मानवीय जीवन है उसको नष्ट कर रहा है, मानव अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि 100 रुपए निकले हैं दिल्ली से, राइट, और किसी गांव में सड़क बनाने के लिए वहां जाने वाले हैं 100 रुपए, लगना 100 रुपए है। 100 रुपए निकले और बीच में कट होते 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 थे 100 नहीं, यहाँ 10 रुपए पहुंचे, बस कितना, 10 रुपए। तो जो सड़क बनने में 100 रुपए लगने थे वो 10 रुपए में कैसे बन जाएगी, कैसे बनेगी? नहीं बन सकती ना, कतई नहीं बन सकती। तो ये क्या होगा, वो सड़क आज बनेगी और शाम तक खराब हो जाएगी। तो वो सड़क जो अच्छी बननी थी, जहां से गाड़ियां चलती, व्यापार उद्यम बढ़ता, वो सब ठप हो जाएगा। यही हाल हेल्थ सेक्टर का है, यही हाल मिड डे मील का है, यही हाल सरकारी स्कूल्स का है। अगर पैसा निकलेगा ही नहीं सरकार की तरफ से तो फिर जो निकला पर बीच में इतने सारे जो पैरामीटर्स लग गए, जितने सारे खाने वाले लोग लग गए, तो फिर वो वहाँ जिन लोगों के जीवन की सुविधाओं को, जीवन मान बड़ा करने को, अच्छा करने को जो पैसा जाने वाला था, वो पैसा
नहीं जाएगा, राइट। तो ये क्या होता है, मानव अधिकार। और भाई ऑब्वियसली ह्यूमन राइट, यूपीएससी में पूछा भी गया, हाउ करप्शन इज अफेक्टेड ह्यूमन राइट्स, राइट, एक्सप्लेन, कैसे अफेक्ट करता है भाई। अच्छी सड़क, ये एक अच्छा जीवन जीना मानव अधिकार है, अच्छी हवा मिलना मानव अधिकार है, ये तो नेचुरल राइट है। शुद्ध जल, ये इंसानी अधिकार है, मानव अधिकार है। उसको अच्छे स्वास्थ्य मिले, ये उसका अधिकार बनता है। और अगर इनमें भ्रष्टाचार रहा तो फिर आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। इस देश ने इस तरह के भी चीजें देखी हुई है। एक तरफ ये देश इतने बड़े बड़े आयोजन बहुत आसानी से कर लेता है, कुंभ जैसे आयोजन हो या वर्ल्ड कप जैसे आयोजन हो, वहाँ वर्ल्ड क्लास सुविधाएं अवेलेबल करा देता है, मगर वही दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चे बिना ऑक्सीजन के मर रहे, ये भी सच्चाई है, राइट। विशेषताएं देख लेते हैं। दुनिया के जो 85% लोग हैं, लगभग 6.8 अरब, वो 50 से कम अंक वाले देशों में रहते हैं। मतलब ये बहुत डरावनी चीज है ये। लगातार डेनमार्क जो है 7 सालों तक 90 अंक के साथ सूचकांक में शीर्ष पर है। दक्षिण सूडान 8 अंक के साथ सबसे निचले पायदान और सबसे भ्रष्ट देशों में आता है। सोमालिया के 9 अंक है, राइट, वो 189 स्थान पर है। और वेनेजुएला के 10 अंक है जो 178वें स्थान पर है। पिछले 5 वर्षों में 7 देशों, कोटे डी आइवर अंक 145 है, डोमिनिक गणराज्य उसका अंक 36 है, कोसोवो 44 अंक के साथ है, कुवैत 46 अंक के साथ है, मालदीव 38 अंक के साथ है, मोल्दोवा 43, जाम्बिया 39। इस सूचकांक में इन्होंने उल्लेखनीय जो है सुधार किया हुआ है। टॉप 10 अगर हम देखें तो डेनमार्क नंबर 1 पर है जो 90 अंक के साथ है। फिनलैंड 88 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है। सिंगापुर 84 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है। न्यूजीलैंड 83 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर जो है लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड, ये देश आते हैं, राइट, 81 अंकों के साथ। और स्वीडन जो है 80 अंक के साथ आता है 8वें नंबर पर, राइट। और 90वें नंबर पर है नीदरलैंड। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 10वें नंबर पर आता है, जिसमें 77 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड, ये सारे देश आ रहे हैं। पाकिस्तान 135वें अंक पर है, भारत के पड़ोसी, राइट, भारत और भारत के पड़ोसी। पाकिस्तान 135वें स्थान पर है, श्रीलंका 121वें स्थान पर है, बांग्लादेश 149वें स्थान पर है, चीन 76वें स्थान पर है। और भारत की जो रैंकिंग है 96वें स्थान पर है, मैंने पहले ही बता दिया था। और 2024 में हमारा स्कोर 38 है, 2023 में 39 था, 2022 में 40 से भी कम था। गोल्ड कार्ड वीजा, देखिए ट्रम्प भाई साहब जब से सत्ता में आए हैं कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प जो है जब से राष्ट्रपति बने कुछ न कुछ तूफानी करते हैं, राइट। अब आपने देखा होगा जेलेंस्की के साथ उसकी जो मीटिंग थी, किस तरह से जो 2 राष्ट्र प्रमुख जब मिलते हैं तो एक सभ्यता का नियम होता है, उस सभ्यता के नियम को जो है तार तार करके जिस तरह से बैठक की गई, जिस तरह से दोनों राष्ट्रपति एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो गए, तो ये चीजें जो है एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के एक संकेत होते हैं, एक सभ्यता होती है, उस सबको नदारद करते हुए इन देशों ने जो है तार तार कर दिया सारी डिप्लोमेसी को। साथ ही साथ अमेरिकन, एक तरफ तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है जिस तरह से प्रवासियों को बाहर भेज रहा है, जो अवैध प्रवासी है, इलीगल इमिग्रेंट्स, वो ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स इट इज अ रॉन्ग, but you cannot treat with him this like a criminals, right, or like a terrorist। उनके गले में, मतलब यहाँ हथकड़ियाँ, पैरों में हथकड़ियाँ, उनको टॉयलेट भी नहीं जाने दे रहे, इवन डायपर पहना के उनको बैठाया हुआ है। तो ये जो अमानवीय सिचुएशन में उन्होंने भारत के प्रवासियों को भेजा और दुनिया में और भी अन्य देशों के प्रवासियों को उन्होंने जिस तरह से भेजा, वो सारी चीजें। और दूसरी तरफ वो जो है पैसा देकर, अगर आपके पास पैसा है तो आप अमेरिका का गोल्ड कार्ड वीजा खरीद सकते हो। एक नई स्कीम जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेके आए, जिसको कहा जाता है गोल्ड कार्ड। एक नई आप्रवासन पहल की इसने घोषणा की है। ये कार्यक्रम $5 मिलियन, अगर आपके पास 44 करोड़ रुपए है, लगभग इतना ही पड़ेगा, 44 करोड़ रुपए है, रुपए इंडियन रुपीज में,
अगर आपके पास $5 मिलियन है तो वो व्यक्ति विदेशी निवेशों के लिए अमेरिकी नागरिकता आसानी से मिल जाएगा। सीधा सीधा पैसा लो, राइट, पैसा दो, नागरिकता ले लो। तो ये सिंपल यह है। गोल्ड कार्ड ये जो मौजूदा EB-5 वीज़ा कार्यक्रम है उसकी जगह लेगा और भारतीय निवेशकों के बीच जो है EB-5 बहुत लोकप्रिय था। इसमें $1 मिलियन की शायद वो थी इन्वेस्टमेंट करने की। इस परिवर्तन का जो है आप्रवासन परिदृश्य माने इमिग्रेंट्स है उस पूरा का पूरा सिनेरियो पर और वैश्विक निवेश की रणनीतियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है गोल्ड कार्ड वीज़ा कार्यक्रम जैसे ही किया तो उन्होंने कहा भाई विदेशी निवेशकों को ये पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धता के माध्यम से अमेरिका में स्थायी निवास सुरक्षित करने की अनुमति देगा। ये धनी व्यक्तियों के लिए एक मतलब ये देखो मोस्टली तो इतना पैसा अगर किसी के पास 44 करोड़ रुपए हो तो इंडिया से वहां क्यों जाएगा? तो यही धंधा को कुछ नहीं करेगा, वो बैंक में भी रख देगा तब भी उसकी लाइफ बहुत आसानी से कट जाएगी, उसको जरूरत ही नहीं कहीं जाने की। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप्रवासन के लिए। मगर ये किसके लिए? ये इन्वेस्टमेंट कि जो अमीर लोग हैं भाई आओ अमेरिका को इतना पैसा इन्वेस्ट करो और आपको अपने आप अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी, राइट। आवेदकों को सीधे अमेरिकी सरकार को $5 मिलियन का भुगतान करना होगा, कहीं नहीं अमेरिकन सरकार के ट्रेजर में जमा करो। $5 मिलियन में जो है ग्रीन कार्ड की सीधी खरीद की यह अनुमति देता है, कुछ नहीं है खरीद लो, इतना इजी हो गया है, खरीद लो। व्यवसायों या नौकरी सृजन में निवेश की आवश्यकता के बजाय जैसे पहले क्या होता था आपको अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इसमें, और इसके बजाय आवेदक जो है जिसको नागरिकता चाहिए वो केवल $5 मिलियन का भुगतान करेगा और सीधा सीधा उसको कोई जरूरत नहीं कहीं करने की। ये कार्यक्रम जो है तत्काल ग्रीन कार्ड विशेषाधिकार प्रदान करेगा, राइट, ग्रीन कार्ड विशेषाधिकार प्रदान करेगा और अमेरिकी नागरिकता का मार्ग भी ये प्रदान करेगा, राइट। साथ ही साथ ये कदम EB-5 कार्यक्रम में बदलाव का प्रतीक होगा और इसके लिए 1 मिलियन कम से कम निवेश की सीमा आवश्यकता हुआ करती थी। जो पहले वाला प्रोग्राम था उसमें इस तरह की आवश्यकता होती थी, अब यहाँ पर किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको निवेश करना पड़ेगा, आपको रोजगार सृजन करना पड़ेगा, रोजगार जब वहाँ पैदा होंगे उसके बाद वहाँ पूरा का पूरा ये चीज़ें चलेगी। और आप जो है आने वाले समय में ट्रम्प मतलब अमेरिका में आप पहले वहाँ पे इन्वेस्ट करो किसी बिजनेस में, फिर वो बिजनेस चलेगा, मतलब इस तरह से होता था। मगर ये सारी चीज़ें अब यहाँ खत्म कर दी गई है। भारतीय निवेशक के बीच में EB-5 काफ़ी प्रचलित था, इट्स अ वेरी फेमस गोल्ड कार्ड की शुरुआत में भारतीय निवेशक के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली है, राइट। जो भारतीय ऐसे लोग जो 44 करोड़ रुपए दे सकते हैं उनके बीच में काफी प्रभावशाली रहेगी। H-1B वीजा जो है इसके भी एवरेज में EB-5 वीजा पर इन्होंने भरोसा किया था कि भाई $1 मिलियन इन्वेस्ट करो और वहां ले लो। पर जो निवेश आवश्यकता है उनको यह हतोत्साहित कर सकता है, क्योंकि इतने बड़े पैसे 5 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 44 करोड़ रुपए इट्स वेरी बिग अमाउंट, राइट। तो इसके कारण क्या होगा, लोग वहां जाने के लिए प्रेफर नहीं करेंगे। तो ये ऐसे लोग वहां जाने से बचना चाहेंगे, राइट। जो आलोचक है उनका तर्क है कि ये नया कार्यक्रम जो है भारतीय निवेशकों को ग्रीस, पुर्तगाल और कनाडा जैसे देशों में वैकल्पिक निवास के लिए विकल्प करेगा और ये लोग जो है अमेरिका के बजाय यूरोप का रुख करना पसंद करेंगे। ये आने वाले समय में पता चलेगा, राइट। सिंपल सी बात है, क्योंकि अब आने वाले समय में जो है अमेरिका के बजाय यूरोप, और वैसे भी ट्रंप महोदय ने जो है अपने आप को, जैसे पहले क्या होता था USA वर्सेस रशिया होता था, अब जो है ये सीधे सीधे जो है यूरोपियन वर्सेस USA, ये और पूरी दुनिया वर्सेस अमेरिका, इस तरह का एक अपना एक पूरा का पूरा बेड़ा जो है बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, राइट। सो 2023 की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में जो भारतीय लोग हैं जिन्होंने वहां के लिए स्थायी निवास के लिए यानी कि वहां की नागरिकता पाने के लिए 631 भारतीयों को EB-5 कार्यक्रम के माध्यम से ग्रीन कार्ड प्राप्त हुए थे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसकी जो प्रक्रिया है या सब कुछ चीज़ें,
अब अगर आपके पास पैसा है 43-44 करोड़ रुपए, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा। मगर 2023 में अब 5 मिलियन यानी 43 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, 44 करोड़ के आसपास, इस कीमत को अगर हम देखें तो गोल्ड कार्ड कई भारतीयों के लिए बिल्कुल आकर्षक नहीं है। और आकर्षक क्यों नहीं है? क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर इतनी 43-44 करोड़ रुपीस, अगर 44 करोड़ रुपीस आदमी कोई बैंक में रख दे और उससे आने वाला मंथली बैच से भी वो यहाँ से आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है। ये डिफरेंट है और इसी डिफरेंट के कारण जो है आप देखेंगे सिर्फ 631 भारतीयों को जो है यहाँ ईबी कार्यक्रम के तहत मिला था। तो सोचिए यहाँ इतना पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा? दिस इज द इशू। अमेरिकी सरकार अगर बात करे तो उनके आधिकारिक जो आंकड़े हैं उसके अनुसार ग्रीन कार्ड का जो इंतजार कर रहे हैं भारतीय, उसमें 10 लाख अधिक लोग हैं। सिर्फ भारतीय वो लोग जो 10 लाख से अधिक, इतनी बड़ी संख्या है कि जो भारत माता को छोड़कर, भारत महान देश को छोड़कर जो है अमेरिका में जाके हमेशा के लिए बसना चाहते हैं, वही रहना चाहते हैं, राइट। तो ये चीज बहुत ये आंकड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि भारत एक तरफ तो हम क्लेम कर रहे हैं कि भारत बढ़ रहा है, बट यहाँ से जो है इतनी बड़ी संख्या में लोग भारत से निकलना भी चाह रहे, भारत का पासपोर्ट त्याग करके अमेरिकन नागरिक बनना चाह रहे। रोजगार आधारित श्रेणियों में भारतीय आवेदक का जो बैकलॉग है वो 2030 तक 2.19 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ये नई श्रेणी और यहाँ जो है ये भी प्रतीक्षा अवधि में जुड़ जाएगी, और अगर ऐसा जुड़ेगा तो आप समझ सकते हो और भी ये संख्या कितनी बढ़ने वाली है और कितनी बढ़ेगी, राइट। तो मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से भारत जो है अमेरिका, अभी भी अमेरिका भारतीयों के लिए सबसे हॉटेस्ट और सबसे पसंदीदा ठिकाना है, कि वो हर व्यक्ति चाहते हैं कि अंकल सैम जो है हमें संभाले, राइट। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा गोल्ड कार्ड का? गोल्ड कार्ड पहल जो है ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दुनिया भर के जितने भी फॉरेन पॉलिसी के जानकार है वो सब लोग यही कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, क्योंकि इसका कंपैरिजन इससे किया जा रहा है, जो पहले $1 मिलियन जो इन्वेस्ट होते थे वो रियल इस्टेट में होते थे, रियल इस्टेट, और वो कैपिटल होता था, राइट। वो कैपिटल निर्माण का काम करता था, और रियल इस्टेट, प्रौद्योगिकी, इन क्षेत्रों में भारतों ने अरबों रुपए का योगदान दिया है, और वो पैसा जब वहां अमेरिका में इन्वेस्ट किया गया, अमेरिकन कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया, तो उससे रोजगार बढ़ा है, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, अमेरिका में अमेरिकन और भारतीय बाकी अन्य लोगों को रोजगार समाने के लिए अवसर प्राप्त हुए। तो ये डिफरेंट है। बट जब EB 5 कार्यक्रम हटाया जाएगा तो पूंजी का प्रवाह, कैपिटल इनफ्लो जिसे कहा जाता है, इट विल बी स्टॉप, राइट, और स्लो। तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ जो है ये कम हो सकता है या स्टॉप हो जाएगा, या इसमें अब जब इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो सीधा सीधा कम होगी। और इसीलिए कहा गया है कि ये जो गोल्ड कार्ड है ये केवल अमीर व्यक्तियों के लिए अमेरिका में बसने का एक जरिया है, और ये बहुत ही कम लोगों को, लाइक विराट कोहली या जो हमारे सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन, लाइक दैट, दोज पीपल कैन अफोर्ड। 50 करोड़ इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर देम, राइट। वो एक 2-4 एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उनको वैसे ही पैसा मिल जाएगा। वो विराट कोहली साल भर में 80 ट्वीट करने के 200 करोड़ रुपए लेता है। तो ये चीज है, वो ब्रांड एंडोर्समेंट करेंगे, उनको यूं पैसा मिल जाएगा, वो लोग पैसा भरेंगे, अमेरिका में जाके बस जाएंगे। ये सभी चीजों को जो है ये, मगर इसके कारण क्या होगा, एक अमेरिकन हितों को भी जो है ठेस पहुंचेगी, और साथ ही साथ जो बाहर जो लोग हैं, अदर लोग, अमीर लोगों के अलावा, उन लोगों को भी जाने के लिए रोकेगा, राइट। अगर गोल्ड कार्ड को अगर बात करेगा तो ये अत्यधिक अमीर ही वहां जा सकते हैं, और इसके कारण दुनिया भर में इसका आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है अब अमेरिकन ड्रीम, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, राइट। वाई? बिकॉज अमेरिका क्या है, देखो अमेरिकन नेटिव तो रेड इंडियंस थे, रेड इंडियंस जो थे ये अमेरिकन नेटिव्स थे, राइट। अमेरिका को किसने बसाया? अमेरिका में जो ब्रिटिशर्स आए, राइट, जो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिश
अमेरिका को जीतने, उनकी जनरेशन वहाँ रहने लग गई, वो अमेरिकन हो गई। फिर अफ्रीकन लोग आए जो गुलाम वहाँ लाए गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा, वो वहीं रुक गए, वो वहीं रह गए। फिर एशियाई लोग गए और दुनिया के हर कोने 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 से जो क्रीम है, जो माइंड है, जिन्होंने नासा बनाया, जिन्होंने अमेरिकन टेक्नोलॉजी को दुनिया के यहाँ पहुँचाई। देख लीजिए गूगल का CEO देख लीजिए, माइक्रो, हर चीज़ का, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के जो बड़े पदों पर बैठे हुए वो भारतीय लोग हैं। वो चाहे सुंदर पिचाई हो, सत्य नडेला हो, इंदिरा नूई हो, या मेनी मोर्स, आप 50 नाम गिनवा सकता हो, कमला हैरिस, बाकी लोग तो छोड़ ही दीजिए। जो राष्ट्रपति पद की दावेदार थी डेमोक्रेट्स की तरफ से, वो भारतीय मूल की है, राइट। अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति है जो बाइडेन से पहले जो थे, बराक ओबामा, वो अफ्रीकन मूल के हैं, अफ्रीकन मूल के अमेरिकी व्यक्ति है वो, राइट। तो अमेरिका को बनाया ही प्रवासियों ने है, और जब ये प्रवासी अमेरिका में नहीं जाएंगे और वो USA, कनाडा, EU जाएंगे, कनाडा जाएंगे, यहाँ जाएंगे, अलग देशों में जाएंगे, तो वो देश बड़े बनेंगे। इसका ये बहुत ही बड़ा सेटबैक जो है अमेरिका को बैठने वाला है। EB-5 वीजा के लिए जो निवेशक थे वो अमेरिका में रोजगार सृजन करते थे, राइट, रोजगार सृजन करते थे, और उनको ये ऐसा करना आवश्यक था कि इफ दे आर नॉट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, राइट, और दे डोंट गिव वर्क टू द अमेरिकन, सो दे कैन नॉट एलिजिबल फॉर द अमेरिकन सिटीजनशिप। तो इसके लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी मैंडेटरी शर्त जिसे हम कहते हैं, इट्स अ मैंडेटरी क्लॉज, राइट। बट अगर यही निकल जाएगा तो जो सुरक्षा उपाय था वो गोल्ड कार्ड में अभाव रहेगा इसका, और ये सिर्फ पैसा दिया और लाइबिलिटी कुछ भी नहीं, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, वी जस्ट गिव मनी एंड वी कैन बाय योर सिटीजनशिप, दैट इज, इट्स वेरी सिंपल, यही है। और ये दुर्व्यवहार की संभावना बढ़ेगी, अमेरिका में अपना जीवन बसर करने और अमेरिकन ड्रीम्स में अपना योगदान देने के लिए जो रहेगी, वो बाहर जो व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति के बहिष्कार के बारे में चिंता भी पैदा करेगा। जो सामान्य लोग हैं, जो भारत के किसी छोटे शहर में पैदा हुए, पढ़े लिखे, फिर अमेरिका गए और वहाँ जाके बड़े सपने को साकार करने का जो सपना देख रहे हैं, वो सपने टूटेंगे, राइट। ये EB-5 वीज़ा क्या था? ये गोल्डन वीज़ा था विदेशी निवेशकों के लिए, उनके परिवारों के लिए। ये अमेरिका में स्थायी निवास और ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का विशेष मार्ग प्रदान करता था। इसका प्रशासन कौन देखता था? संयुक्त राज्य नागरिकता एवं आव्रजन सेवा, जिसे USCIS कहा जाता था, इसके द्वारा इसको देखा जाता था। इसकी स्थापना 90 में हुई थी। विदेशी निवेशकों के द्वारा रोजगार सृजन किया जाता था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, और इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट से अमेरिकन इकोनॉमी जो है मजबूत होती थी, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बनती थी, सब कुछ बनता था। यहाँ अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसको प्रोत्साहन मिलता था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिकन। और आप देखेंगे कि जहाँ कहीं रोजगार सृजन हो रहा है, फैक्ट्री लग रही है, तो वो एरिया पूरा डेवलप होता है। तो अमेरिका में ये बहुत अच्छा माना जाता था, राइट। और इसमें जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त क्षेत्र है, उनके लिए कम राशि के साथ न्यूनतम $1 मिलियन में निवेश की आवश्यकता हुआ करती थी। तो ये भी जो है अब ये खत्म हो जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो निवेशक है और उनके जीवन साथी, मान लीजिए जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मेरी वाइफ है, या मेरी वाइफ ने इन्वेस्टमेंट किया, मैं हूँ, तो उनको 21 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे, उनको वैध स्थायी निवास के लिए आवेदन करने के वो पात्र हुआ करते थे। और अब तो और भी बदलने वाला है। जो अमेरिका में बच्चे जन्मे हैं, उनके भी नागरिकता पे सवाल या निशान हो चुका है। तो भारतीय पेरेंट्स बड़े चिंता में है, राइट। USA के किसी वाणिज्यिक उद्यम में निवेश करना पड़ता था, और 10 स्थायी पूर्णकालिक नौकरियों का सृजन करने की एक संरक्षण योजना जो है देनी पड़ती थी अमेरिकन सरकार को, कि हम इस तरह से यहाँ नौकरियां पैदा करेंगे, आपको इसका फायदा होगा। इसके विपरीत गोल्ड कार्ड जो है उसमें 5 मिलियन, जो बहुत ही बड़ी अमाउंट है, 43 करोड़ रुपीस के लगभग, 44। और ये EB-5 कार्यक्रम जो था वो मोर इंक्लूसिवनेस था, वो सबके लिए देखता था। और गोल्ड कार्ड जो है वो तो सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए ही काम करेगा। तो ये अमेरिका जो है, अमेरिकन जो ड्रीम है, अमेरिका के जो प्रवृत्ति है, वो सभी प्रवृत्ति ही बदलती हुई दिख रही है अभी नए राष्ट्रपति के आने के बाद। और अमेरिका जिस तरह से दुनिया भर में अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, टैरिफ
वॉर जिस तरह से उन्होंने छेड़ दिया है, या चाहे प्रवासी नीति हो, टैरिफ कार्ड हो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक WHO और UNDP या UNEP या पेरिस एग्रीमेंट, इनसे निकलने की बात हो, ये सभी चीज़ें जो है अमेरिकन सरकार की चीज़ों के कारण जो है दुनिया में बहुत उथल पुथल मच रही है। और दुनिया में अब नए ग्रुप बन रहे हैं जो मल्टीपोलर दुनिया बनने के कगार पर है। और कभी जब दुनिया का प्रहरी कहा जाता है अमेरिका को कि ये दुनिया का प्रहरी है, दुनिया की रक्षा करने वाला है, अब वो टैग जो है अमेरिका से निकलकर किसी अन्य देशों के पास जाएगा और एक नए देश जो है उभर के आएंगे। ऐसी सिचुएशन अब लगभग दुनिया भर में बन रही है। इन चीज़ों पे आप नज़र बनाए रखिए, हम मेरी भी नज़र है, मैं हर चीज़ आपको अब तक लेके आऊँगा, क्योंकि आपके चाहे UPSC के एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट PCs के एग्ज़ाम हो, ये बहुत ही अहम सवाल होने वाला है मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। तो चलिए, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ इन क्लासेस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।